बदलाव ही जीवन का नियम है और जो लोग केवल अतीत या वर्तमान को देखते हैं वे निश्चित रूप से भविष्य से चूक जाते हैं। जॉन एफ कैनेडी का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठता है। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों और समसामयिक मामलों में रुचि रखने वाले श्रोताओं का स्वागत है। आज हम द प्रिंट में छपे एक लेख पर गहराई से बात करेंगे। लेख का शीर्षक है भारत की बदलती भू राजनीतिक स्थिति, मधुरता से कटुता तक। पिछले कुछ सालों में ना दुनिया में भारत की जो जगह थी उसमें काफ़ी बदलाव महसूस हो रहा है। एक वक्त था जब बड़ी शक्तियां भारत को काफ़ी महत्व दे रही थी, पर अब माहौल थोड़ा चैलेंजिंग सा लगता है। तो सवाल ये है कि क्या भारत ने वो अपनी खास जियोपॉलिटिकल पोजीशन, जिसे लेख स्वीट स्पॉट कह रहा है, वो खो दी है, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों हुआ? चलिए लेख क्या कहता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्वीट स्पॉट आखिर होता क्या है। हाँ बताइए। तो ये वो खास अनुकूल स्थिति होती है जब कोई देश मतलब अपनी असल ताकत से भी ज्यादा असर डाल पाता है दुनिया पर। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो बड़ी शक्तियां हैं वो उसे अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। लेख में अमेरिका का उदाहरण है। 19वीं सदी से ही अमेरिका ने अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठाया। वो एक स्वीट स्पॉट था। और दूसरी तरफ जर्मनी यूरोप के बीच में होने की वजह से अक्सर मुश्किल में रहा, मतलब एक सॉर स्पॉट में। तो ये भूगोल से भी बन सकता है और कूटनीति से भी। बिल्कुल। स्टालिन ने कोशिश की थी सोवियत संघ के लिए 1930s में कूटनीति के जरिए, तो दोनों बातें हो सकती हैं। और भारत को भी तो मिला था अपना पहला स्वीट स्पॉट आजादी के बाद, नेहरू के समय में। हाँ बिल्कुल। नेहरू जी ने कोशिश की थी गुटनिरपेक्षता के जरिए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से एक समान दूरी, ताकि मोलभाव की ताकत बढ़े। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही थी। हालांकि लेख कहता है कि वॉशिंगटन में भारत की छवि थोड़ी सोवियत समर्थक सी बन गई थी। अच्छा, जिससे पाकिस्तान का महत्व बढ़ गया। हाँ, कुछ हद तक। पर फिर भी भारत को एक उभरती ताकत माना गया और दोनों ने ही उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ये दौर समझिए 1960s के मध्य तक चला। हाँ, हालांकि वो 1954 की अमेरिका पाकिस्तान संधि और फिर 62 के युद्ध ने थोड़ा धक्का तो दिया होगा। जाहिर है। फिर आया भारत का दूसरा, जो आजकल का स्वीट स्पॉट है। ये करीब 2000-2001 के आसपास बनना शुरू हुआ। और इसका कारण? इसका मुख्य कारण था अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती कंपटीशन। अच्छा। अमेरिका ने भारत को देखना शुरू किया चीन के सामने एक बड़े लोकतांत्रिक बैलेंस के तौर पर, एक फ्यूचर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हाँ, ये वो दौर था जब भारत ने परमाणु परीक्षण भी किए थे 1998 में, और आर्थिक सुधार भी सफल हो रहे थे। बिल्कुल। तो अमेरिका ने एक तरह से भारत के उदय पर दांव लगाया और चीन ने भी इसे गंभीरता से लिया। हाँ, और इसी दौर में हमने देखा कि भारत अमेरिका संबंध कितने गहरे हुए। वो परमाणु समझौता हुआ। हाँ, इंडो पैसिफिक रणनीति आई, क्वाड बना। क्वाड, हाँ, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत हैं। और भारत एससीओ का मेंबर भी बना, शंघाई सहयोग संगठन। हाँ, यहाँ तक कि रूस ने भी चीन को ध्यान में रखते हुए ही सही, पर भारत से रणनीतिक रिश्ते बढ़ाने में रुचि दिखाई। तो ये तो वाकई भारत के लिए काफी अच्छा, मतलब अनुकूल समय था। हाँ, बहुत अनुकूल दौर था। लेकिन देखिए, लेख के मुताबिक ये स्थिति कुछ शर्तों पर टिकी थी। शर्तें? कैसी शर्तें? जैसे पहली बात कि दुनिया में मोटे तौर पर शांति का माहौल हो। दूसरी ये भरोसा कि भारत सोच समझकर किसी एक खेमे से जुड़ेगा, भले ही झुकाव पश्चिम की तरफ हो। तीसरी ये उम्मीद कि भारत का उदय पक्का है, वो चीन के बराबर ना सही पर एक बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत बनेगा जरूर। और चौथी शर्त थी चीन का ये मानना कि अमेरिका और भारत का गठजोड़ वाकई बन सकता है और उसे रोकना जरूरी है। अच्छा, और लेख कहता है कि यहीं पर, मतलब 2020 के बाद, ये शर्तें कमजोर होने लगीं। एकदम सही। चारों शर्तें, वैश्विक माहौल बदल गया, युद्ध, संकट, चीन और तेजी से महाशक्ति बन गया। तो अमेरिका, रूस जैसे देश अब लंबे दावों की जगह मतलब फौरी फायदों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। और यूक्रेन युद्ध का असर? बिल्कुल। यूक्रेन युद्ध पर भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दिया, तो शायद वॉशिंगटन को लगा कि भाई भारत पर उनका दांव उतना पक्का नहीं है। रिश्तों में ना वो लेन देन वाला यथार्थवाद ज्यादा आ गया। और भारत की अपनी क्षमताओं पर भी सवाल उठे, ऐसा लेख में कहा गया है। हाँ, लेख इशारा करता है कि भारत की जो तकनीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, सैन्य क्षमताएं हैं, वो शायद उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी उम्मीद की जा रही थी। और फिर वो चौथी बात, 2020 में LAC पर, मतलब चीन के साथ जो सीमा पर हुआ। हाँ, गलवान। हाँ, उस आक्रामकता ने दिल्ली और वॉशिंगटन
दोनों जगह भारत अमेरिका साझेदारी की जो फौरी जरूरत थी उस पर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका हिमालय में सीधे सीधे शक्ति संतुलन बदलने की स्थिति में नहीं दिखा, तो इससे ये सवाल भी उठा कि क्या भारत इस क्षेत्र में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है? बिल्कुल यही सवाल उठा। और यूक्रेन युद्ध ने इस पूरी प्रक्रिया को और तेज कर दिया। अमेरिका शायद भारत से ज्यादा उम्मीद कर रहा था। हाँ, शायद भारत की क्षमताओं का कुछ ज्यादा आकलन कर लिया था उन्होंने, और भारत ने भी G20 अध्यक्षता के दौरान जो महत्व मिला उसका विरोध नहीं किया। हाँ, वो तो था। पर असल में वो स्वीट स्पॉट तो स्ट्रक्चर की वजह से अंदरूनी कारणों से कमजोर हो रहा था। तो इसका नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा ये कि लेख के अनुसार 2024 तक आते आते अमेरिका को लगने लगा कि भारत से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की उम्मीदें शायद पूरी नहीं हो रही हैं। अच्छा। और जब अमेरिका भारत गठजोड़ की संभावना कमजोर दिखी तो चीन पर जो भारत का एक रणनीतिक दबाव था वो भी कम हो गया। अब चीन शायद भारत को बराबरी का साथी नहीं बल्कि एक तरह से नीचे के पायदान पर देखता है, मतलब हायरार्किकल फुटिंग पर। ओह, तो कुल मिलाकर लेख का निचोड़ ये है कि भारत के लिए आगे का रास्ता, जियोपॉलिटिकल रास्ता, अब पहले से ज्यादा पथरीला हो गया है। हाँ, लेख का तर्क ये है, और ये जो स्वीट स्पॉट का खोना है ये शायद निकट भविष्य में वापस ना आ पाए, मतलब इरिवर्सिबल है। तो अब फोकस किस पर होना चाहिए? अब भारत को बाहरी जोड़तोड़ या पोजीशनिंग पर निर्भर रहने के बजाय अपनी अंदरूनी ताकत पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अर्थव्यवस्था, सेना, अपना रक्षा औद्योगिक आधार, इन्हें मजबूत करना होगा। तो संक्षेप में कहें तो लेख के अनुसार भारत अब एक ऐसे दौर में है जहां उसे शायद बड़ी शक्तियों से वो पहले जैसा खास ट्रीटमेंट ना मिले। अब उसे अपनी सुरक्षा, अपने हितों के लिए ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। बिल्कुल। चुनौती अब बाहरी समर्थन जुटाने की उतनी ही नहीं है जितनी आने वाले दबावों को झेलने की है, और इसके लिए शायद वो पहले वाली भव्यता या एक्सुबरेंस की जगह सच्चे यथार्थवादी, ट्रू रियलिज्म पर आधारित नीति चाहिए होगी। ये विश्लेषण यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से काफी अहम हो सकता है। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जमीनी स्तर पर ये यथार्थवादी बदलाव भारत की विदेश नीति में आखिर कैसा दिख सकता है? अगर इस चर्चा पर आपके कोई सवाल या विचार हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।